हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था, थर्मल कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो है मिस्टर फ्लॉन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है मानसून की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत, गतिक संकल्पना यानी डायनेमिक कॉन्सेप्ट जो फ्लॉन महोदय के द्वारा दिया गया। इन जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है फ्लॉन। इनका ये सिद्धांत है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ने से पहले थर्मल कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसको ज़रा संक्षिप्त में देख लेते हैं, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हमने थर्मल कॉन्सेप्ट में देखा था कि किस प्रकार से एडमंड हेली महोदय ने बताया था कि जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसकी वजह है हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में तापमान का अंतर। उन्होंने बताया था कि गर्मियों के महीने में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका जो ये पश्चिम और उत्तर का एरिया है पाकिस्तान के साइड वाला, इस एरिया में एक बहुत ही बड़ा लो प्रेशर जनरेट होता है, यानी निम्न दाब जनरेट होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में हैं ग्रीष्मकाल में। और साथ ही साथ उन्होंने ये डिफाइन किया कि इस समय हिंद महासागर के क्षेत्र में हाई प्रेशर जनरेट होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो स्थानों के बीच में जो प्रेशर का अंतर है तो ताप प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा एडमंड हेली महोदय ने बताया था। और एक सिद्धांत आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं, पवन चलती हैं, तो वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। तो यहाँ जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं तो वो दाहिनी तरफ मुड़ती हैं, यानी उनकी दिशा जो होती है वो इस तरीके से हो जाती है। वो चलना तो ऐसे चाहती हैं लेकिन वो इस तरह न चल के दाहिने मुड़ जाती हैं, यानी इस दिशा में इस तरीके से हवाओं की दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो एडमंड हेली महोदय का जो सीधा सा फंडा था, जो सीधा कॉन्सेप्ट था, वो था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लो प्रेशर का बनना, हिंद महासागर में हाई प्रेशर का बनना, यानी कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहते थे कि जो मानसून का आगमन है वो वास्तव में जो सी ब्रीज हैं, यानी जो समुद्री हवाएं हैं, उन्हीं का विस्तृत रूप है। आपको पता है कि तापमान में अंतर होने की वजह से प्रेशर में अंतर होता है और समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं सी ब्रीज, और लैंड से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं लैंड ब्रीज। तो इन्हीं का एक बड़ा रूप बताया उन्होंने कि समुद्र की तरफ से महाद्वीप की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। इसी को मानसूनी हवाएं कहा जाता है। और जब शीतकाल आता है तो स्थितियां पलट जाती हैं और यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, हिंद महासागर की तरफ लो प्रेशर हो जाता है और हवाओं की दिशा जो है वो बदल जाती है, यानी वापस हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं। तो इसको हम मानसून रिट्रीट ऑफ मानसून यानी मानसून का निवर्तन, वापस आना कहते हैं। उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है इसको। तो दोनों ही स्थितियों को उन्होंने बखूबी समझा दिया था और बहुत समय तक ये सिद्धांत, इसको मान्यता मिलती रही। इसको क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। लेकिन इसमें कई कमियां थीं जो आगे विद्वानों ने जो है तलाशी कि यहाँ पर हिमालय है, इस तरीके से हिमालय है, यहाँ तिब्बत का पठार है और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको ये अपने इस सिद्धांत के द्वारा सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि हिमालय की भूमिका, तिब्बत की भूमिका, जेट स्ट्रीम धाराएं जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलती हैं उनकी क्या भूमिका है, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में एक संबंध है जिसको हम साउथ ऑसिलेशन कहते हैं, यानी दक्षिणी दोलन कहते हैं। आगे हम जानेंगे क्या चीज़ें हैं। इन सब फैक्टर्स को वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो इन सब चीज़ों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट आए, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट पे आज बात करेंगे। फ्लॉन महोदय ने
इस थर्मल कॉन्सेप्ट को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ तापमान के अंतर की वजह से नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। तो फ्लान महोदय ने एक कॉन्सेप्ट दिया, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, और उन्होंने कहा कि ये उपमहाद्वीप में तापमान और हिंद महासागर के तापमान में अंतर की वजह से नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि ITCZ के स्थानांतरण की वजह से है। अब ITCZ की जो बात इन्होंने कही, तो सबसे पहले आइए ITCZ के विषय में जान लेते हैं, तभी हम फ्लान महोदय की संकल्पना को समझ पाएंगे। एक लाइन में पहले आप नोट करें कि मानसून की उत्पत्ति के गतिक संकल्पना के अनुसार फ्लान महोदय ने बताया कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसकी उत्पत्ति का कारण है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन का स्थानांतरण, यानी ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का उत्तरी गोलार्ध की तरफ स्थानांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से विषुवत रेखीय पछुआ पवनों का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में हो जाता है, और इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए क्या इन्होंने बताया उसको ज़रा समझें। हम अगर यहाँ पर छोटा सा एक, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को आप देख लें, और इधर अफ्रीका की स्थिति, इस तरीके से आप कल्पना करें। ये हिंद महासागर है, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर अफ्रीका है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस तरीके से कुछ लोकेशन है। तो फ्लान महोदय का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ITCZ को समझना पड़ेगा पहले। देखिए यहाँ पर है आपकी ये विषुवत रेखा, ये आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है, यानी ये है आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब अगर आप शुरुआत से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो झुकी हुई है, और इसकी वजह से जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य के प्रकाश जो है वो एक ही स्थान पर बराबर नहीं पड़ता है, बल्कि वो पूरे साल में शिफ्ट होता रहता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। ये आभासी शिफ्टिंग है, जिसको हम पीछे क्लासेस में पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर में बखूबी डिस्कस कर चुके हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि जो अर्थ पे 3 प्रमुख अक्षांश हैं, 0 डिग्री, और एक माना गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक है 23.5 डिग्री साउथ। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है, तो जो सूर्य की आभासी किरणें हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में वर्ष भर में गति करती हैं, यानी इतने एरिया के बीच में सूर्य की किरणों की शिफ्टिंग होती है। कैसे, वो डेट्स क्या हैं? सूर्य जो होता है वो सितंबर के महीने में 23 में वो जो है सूर्य आपका विषुवत रेखा पर होता है सितंबर में। इसके बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर होता है साउथ में। इसके बाद में वापस चलता है, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च में 21 मार्च को जो है वो फिर विषुवत रेखा के सामने उसकी किरणें होती हैं, और फिर जो है अप्रैल, फिर मई और 21 जून को फिर जो है वो कर्क रेखा के सामने उसकी किरणें होती हैं। ये सूर्य शिफ्ट नहीं करता है, पृथ्वी की गति की वजह से, पृथ्वी के झुकाव की वजह से ये जो है सूर्य की स्थिति चेंज होती है। तो आप ये देखते हैं कि सूर्य हमेशा पृथ्वी पर एक ही जगह, एक ही सीध में किरणें नहीं डालता है, बल्कि अलग अलग महीनों में वो पृथ्वी में अलग अलग स्थान पर सबसे ज़्यादा सूर्यतप देता है। तो इस वजह से तापमान में भी अंतर होता है। तो जब मार्च और सितंबर के महीने में 2 बार जब ये विषुवत रेखा पर होता है, तो ITCZ जो होती है वो विषुवत रेखा पर होती है। अब ITCZ क्या है? देखिए ITCZ ये है कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के सामने होती हैं, यानी कि मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, तो
यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है। जाहिर सी बात है, जिस सीध में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ रही होंगी वहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर जब जनरेट होगा तो इसके दोनों तरफ से हाई प्रेशर से हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। इस तरीके से मूव करेंगी हवाएं। अब देखिए, हवाओं की दिशा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा जब पवनें चलती हैं तो दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। तो ये दाहिनी तरफ मुड़ रही हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ती हैं। तो ये विषुवत रेखा की तरफ आती हैं। तो इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, व्यापारिक पवनें। ये आकर के यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य में एक स्थान बनता है जिसको डोलड्रम कहा जाता है। यानी कि हवाएं आकर के बिल्कुल मिल नहीं जाती हैं। उच्च तापमान होने की वजह से दोनों तरफ से हवाएं आती हैं और बिल्कुल भिड़ने से पहले ही ये ऊपर उठ जाती हैं। इस तरीके से, जैसे कि ये हवा इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, मान लेते हैं ये 0 डिग्री वाली लाइन है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा तापमान होता है कि हवाएं यहाँ तक आते आते इतनी गर्म हो जाती हैं कि 5 डिग्री तक आते आते ये ऊपर उठ जाती हैं। ये हवाएं भी इस तरह से ऊपर उठ जाती हैं। तो बीच का क्षेत्र जो है वो खाली रह जाता है, मतलब वहाँ पे टकराहट नहीं होती है, शांत क्षेत्र होता है। इसको कहते हैं डोलड्रम। तो यहाँ पर बनता है डोलड्रम। इधर से ये हवा आई, इधर से व्यापारिक पवनें आई और ये दोनों टकराने से पहले ही ऊपर की तरफ उठ गई। तो बीच का कुछ एरिया जो है वो शांत क्षेत्र बन जाता है जिसको डोलड्रम कहा जाता है। और ये एरिया जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के मध्य में होता है। इसको डोलड्रम शांत क्षेत्र कहते हैं। और यही है ITCZ। ये जो एरिया है, जिस एरिया में आकर के इन दोनों पवनों का अभिसरण होता है, टकराहट होती है, इसको ITCZ कहा जाता है। क्या कहते हैं? ITCZ। देखिए, ITCZ को समझ लें। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो एरिया है वो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी या क्षेत्र कहलाता है। ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य। इसके बीच में पछुआ पवनें बहती हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये जो एरिया है इसमें पछुआ पवनें का मतलब है पश्चिम से पूरब की तरफ हवाएं चलती हैं, जो बहुत शक्तिशाली नहीं होती हैं, मध्यम होती हैं, इसीलिए शांत क्षेत्र होता है। ये विषुवत रेखीय पछुआ पवनें कहलाती हैं, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कहलाती हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ इसलिए हमने बताया, इस क्षेत्र में कौन सी हवाएं बहती हैं उनको कहा जाता है विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल पछुआ पवनें। पछुआ पवनें यानी पश्चिम तरफ से बहती हैं, तो पछुआ पवनें कहा जाता है इनको, पछुआ पवनें। ये टर्म इसलिए याद रखना है क्योंकि फ्लान महोदय ने आगे अपने कॉन्सेप्ट में यही बताया है कि जो मानसून आएगा वो यही विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं प्रमुख रूप से। ये जो कहाँ बहती हैं? इसी ITCZ वाले क्षेत्र में बहती हैं। तो अब ITCZ को आप समझ गए। ITCZ क्या है? ITCZ वो क्षेत्र है जहाँ पर ट्रेड विंड्स आकर के अभिसरण करती हैं, मिलती हैं आकर के। तो ये ITCZ कहाँ पे है? ये ITCZ आपका इस विषुवत रेखा पट्टी पर होता है, 5-5 डिग्री दोनों तरफ विषुवत रेखा पर। कब होता है? ये मार्च के महीने में होता है और सितंबर के महीने में होता है। मार्च के महीने के बाद में क्या होगा? 21 मार्च के बाद में सूर्य जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है, यानी आभासी वृद्धि होती है, उत्तरायण हो जाता है सूर्य। तो जब सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ बढ़ने लगेंगी तो क्या ITCZ इसी विषुवत रेखा पर बना रहेगा? नहीं। जिस सीध में सूर्य की किरणें होंगी तापमान वहीं पर होगा और वहीं पर अभिसरण का क्षेत्र बनेगा। यानी कि फ्लोन महोदय ने बताया कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है मार्च के बाद में, तो ITCZ का स्थानांतरण भी उत्तरी गोलार्ध की तरफ होने लगता है। और ये कहाँ तक जाता है? कितने उत्तर तक जाएगा ITCZ? तो आपको पता है कि भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ ये, और सूर्य मैक्सिमम इसी सीध तक आता है और वो महीना होता है जून। ये होता है जून में।
यानी कि जून के महीने तक सूर्य की स्थिति जो होती है, आभासी किरणों की स्थिति, वह विषुवत रेखा से शिफ्ट होकर के कर्क रेखा के सामने आ जाती है। तो क्या जून के महीने में ITCZ की पोजीशन जो है वो ITC की पोजीशन वो जून के महीने में कर्क रेखा पर होगी? तो जैसा सिद्धांत है उस हिसाब से तो यही लगता है कि विषुवत रेखा से ITCZ अब कर्क रेखा पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो महाद्वीप होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इसके ऊपर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का जो एरिया है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसकी वजह से सूर्य की किरणें भले यहाँ तक रहती हैं, लेकिन ITCZ जो होता है वो और उत्तर में खिसक जाता है। वो 25 डिग्री से 30 डिग्री तक भी खिसक जाता है। ऐसा फ्लॉन महोदय का कॉन्सेप्ट है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो ITCZ है उसकी दो सीमाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ कि ग्रीष्म काल में, ये समय मिटा देता हूँ, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अगर आप ITCZ को समझ जाते हैं बहुत ही सरलता से आप इस चीज़ को समझ लेंगे। मैं मकर रेखा भी बना देता हूँ इसी समय। ये मकर रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। तो फ्लॉन महोदय ने बताया कि ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ का खिसकाव उत्तर की तरफ होता है और उसकी उत्तरी सीमा जो है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तक पहुंच जाती है। अब देखिए ITCZ जो होता है वो पहले यहाँ पर है, ये इस तरीके से ITCZ जो है वो, इनका मानना है कि इस तरीके से ITCZ पहुंच जाता है। कहाँ तक? ये है ITCZ का विस्तार ग्रीष्म काल में। ITCZ के जो दोनों क्षेत्र होते हैं उसको इन्होंने नाम दिया कि ये जो उत्तरी सीमा है वो है NITC, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, और जो दक्षिणी सीमा है इसको कहते हैं SITC। इसको भी समझ लें, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री तक ये होते हैं ITCZ, जैसे ये है, तो इसको कहते हैं NITC और इसको कहते हैं SITC। ITCZ की दो सीमाएं हैं, जो उत्तर की तरफ है उसको नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहा और जो साउथ की तरफ है उसको साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहा। ये दो लाइनें बनती हैं, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो गर्मी के महीने में इन्होंने बताया कि जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो SITC जो होता है वो विषुवत रेखा को पार करके उत्तर की तरफ आ जाता है। यानी कि ये जो लाइन थी जो दक्षिणी गोलार्ध में थी, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई और वो यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। देखिए ये रेड से जो मैंने बनाया है, तो ये ITCZ का जो दक्षिणी हिस्सा है वो विषुवत रेखा के पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ गया, SITC, साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। और इन्होंने बताया कि जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा यानी NITC, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, उसका विस्तार कहाँ तक हो जाता है? उसका विस्तार हो जाता है, इन्होंने बताया कि 25 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ तक विस्तार हो जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होने लगती हैं और सूर्य जो है वो जून के महीने में कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। कर्क रेखा पर पहुंचने से इस एरिया में तापमान बढ़ता है और चूँकि यहाँ भारतीय का जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वो बहुत रेगिस्तानी है और इधर पाकिस्तान का भी क्षेत्र, पेशावर वगैरह, तो ये अत्यधिक गर्म हो जाने की वजह से जो लो प्रेशर कर्क रेखा के सामने होना चाहिए था मैक्सिमम, वो मैक्सिमम लो प्रेशर यहाँ पर आ जाता है उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र में। इस वजह से ITCZ जो है वो और ज़्यादा उत्तर में आ जाती है, 25 से 30 डिग्री नॉर्थ तक। वैसे तो कर्क रेखा तक ही रहना चाहिए था, तो यहाँ पे एक फैक्टर और काम कर रहा है जो इसको और उत्तर शिफ्ट करता है। अब इन्होंने कहा कि जब ITCZ का विस्तार 25 से 30 डिग्री नॉर्थ तक हो जाता है
तो इस क्षेत्र में जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें, जिनके विषय में भी हमने बताया था, बहती हैं, उनका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप तक हो जाता है। पहले वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में बह रही थी पछुआ पवनें, लेकिन अब वो यहाँ तक बहेंगी जहाँ तक NITC है। तो अब नियम के अनुसार वो पछुआ पवनें चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बह रही हैं, तो वो किधर मुड़ने की कोशिश करेंगी? अपने दाहिनी तरफ। तो यहाँ पर ये हवाओं की जो दिशा है वो इस तरीके से हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। ये कौन सी पवनें हैं? फ्लॉन के अनुसार ये विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं। और साथ ही साथ में जब चूंकि SITC इधर बढ़ गया है, तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भी जो हैं वो विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाने लगती हैं, और विषुवत रेखा पार करने पर वो भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहने लगती हैं, जो मानसून को और बल प्रदान करती हैं। लेकिन मुख्यतः जो फ्लॉन ने बताया वो व्यापारिक पवनें नहीं हैं, बल्कि वो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप पे चलने लगती हैं, जिनको हम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मानसून की उत्पत्ति का जो गतिक संकल्पना है, डायनिक कॉन्सेप्ट है, फ्लॉन के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि मानसूनी हवाएं जो भारत में आती हैं दक्षिण पश्चिम से, वो कौन सी हवाएं हैं? वो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं। और वो क्यों भारतीय क्षेत्र में आ जाती हैं? क्योंकि ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण होता है और कर्क रेखा तक पहुंच जाता है, उस समय जो ITCZ है उसका विस्तार जो है, उसकी उत्तरी सीमा का विस्तार जो है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है, जो ITCZ को अपनी तरफ खींचता है। तो NITC का विस्तार जब, यानी जो उत्तरी सीमा है ITCZ की, वो 25 से 30 डिग्री तक हो जाता है, तो इसके बीच में चलने वाली जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं वो भी भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलने लगती हैं, और उनकी दिशा जो है वह दाहिनी तरफ मुड़ने की कोशिश करती हैं। इस वजह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। चूँकि समुद्री क्षेत्र से महाद्वीप की तरफ जा रही हैं, तो ये नमी लेके जाती हैं और वर्षा करती हैं। वर्षा को आगे हम देखेंगे। अब बाद में जब सूर्य जून के बाद में वापस धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने लगता है, तो यह स्थिति पुनः अपने उसी स्वरूप में पूर्वत आ जाती है, और पुनः जो ITCZ है वो दक्षिण की तरफ खिसक जाता है, जिससे भारत में फिर से जो है वो ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की तरफ जो चल रही थी वो चलने लगती हैं। उसको हम मानसून का निवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आगमन और निवर्तन दोनों चीज़ों को समझा दिया। अब शीतकाल में जो सिचुएशन है उसको भी देख लें। मैं डॉटेड बना रहा हूँ। शीतकाल में उन्होंने बताया कि इस तरीके से ITCZ दक्षिण की तरफ आ जाएगी। ये जो डॉटेड में बना रहा हूँ ये शीतकाल की सिचुएशन है। तब SITC यहाँ आ जाएगा, और NITC जो है वो यहाँ रहेगा, डॉटेड वाला ये NITC है। यानी जो NITC यहाँ तक था गर्मी के महीने में, ये शिफ्ट होकर पुनः यहाँ आ जाएगा विषुवत रेखा के निकट, और जो SITC की सीमा है वो ऑस्ट्रेलिया के पास पहुँच जाएगी, क्योंकि अब सूर्य जो है वो दिसंबर में यहाँ आ जाएगा, तो ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो वही मानसूनी हवाएं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में बारिश करती हैं। लेकिन एक अंतर ये ज़रूर है कि इधर भारतीय उपमहाद्वीप की तरह इधर जो है SITC वो 30 डिग्री साउथ तक नहीं जाता है, बल्कि 20 डिग्री के आसपास तक ही रहता है, क्योंकि इधर जो है वो समुद्री क्षेत्र है, इधर महाद्वीप कम है, और महाद्वीप कम होने की वजह से वो गर्म ज़्यादा नहीं हो पाता है। इस वजह से ये ज़्यादा साउथ तक शिफ्ट नहीं होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होता है कुछ साउथ तक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये महाद्वीप का फ़र्क पड़ता है इधर ज़्यादा, और इस वजह से ये ज़्यादा उत्तर की तरफ पहुंच जाता है।
तो इस तरीके से फ्लान का विचार था कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरीके से भारत में आता है। तो इसको थोड़ा सा हम कंसाइज कर लें। जब आप गतिक संकल्पना पे लिख रहे होंगे, डायनेमिक संकल्पना पे, तो आप सिर्फ इतना बताएंगे कि फ्लान महोदय ने थर्मल कॉन्सेप्ट को खंडित किया और उन्होंने बताया कि सिर्फ हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में तापमान के अंतर से मानसून का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, यानी समझाया नहीं जा सकता है। इसके पीछे जो कारण है वो है ITCZ का खिसकना। ITCZ क्या है? ITCZ वो क्षेत्र है जहाँ पर दोनों ही गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर के टकराती हैं। यह सामान्यतः विषुवत रेखा के पास में होता है मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर होता है दोनों तरफ गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, लो प्रेशर बनाती हैं। यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य में एक शांत क्षेत्र बनता है जिसको डोल्ड्रम भी कहा जाता है और इसी को हम ITCZ कहते हैं। इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चलती हैं जिनकी दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। इतना कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जब मार्च के बाद में सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ता है तो ITCZ की उत्तरी सीमा का विस्तार भी उत्तर की तरफ होने लगता है। उत्तरी सीमा को क्या नाम दिया इन्होंने? NITC, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। दक्षिणी सीमा को SITC नाम दिया। तो जैसे जैसे सूर्य जो है वो उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है वैसे वैसे NITC भी उत्तर की तरफ शिफ्ट होती है और जब सूर्य जून के महीने में कर्क रेखा तक पहुंच जाता है, सूर्य इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो उस समय NITC की सिचुएशन जो है वो 25 से 30 डिग्री नॉर्थ तक हो जाती है। अब यहाँ पर आपको इसका कारण समझाना पड़ेगा कि सूर्य तो यहीं तक है, NITC वहाँ तक ऊपर और ऊपर कैसे पहुँच गया? तो वो महाद्वीपीय कारण है, क्योंकि ये महाद्वीप यहाँ पर जो क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है जिसकी वजह से, और जाहिर सी बात है जो ITCZ है वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है, तो जितना यहाँ लो प्रेशर है उतना NITC भी उधर खिसक जाता है। तो NITC की सिचुएशन 25 से 30 डिग्री नॉर्थ तक हो जाती है। फिर इस क्षेत्र में चलने वाली जो पवनें हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाती हैं और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो कोरियालिस फोर्स होता है उसकी वजह से यह दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। दाहिनी तरफ मुड़ने की वजह से इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है और इस तरीके से चलने लगती हैं, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये हो गया मानसून का आगमन। तो फ्लोन के अनुसार मानसूनी पवनें क्या हैं? विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप तक जाने लगती हैं, वर्षा करती हैं। वापस कैसे होता है मानसून? तो जब जून के बाद में सूर्य फिर से दक्षिणायन हो जाता है, यानी दक्षिण की तरफ चलने लगता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर विषुवत रेखा पे, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो मकर रेखा तक पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ता है, जो ITCZ है वो पुनः दक्षिण की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है और शीतकाल में सिचुएशन जो है वो ये है। शीतकाल में जो SITC है उसकी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के मध्य तक होती है और जो NITC है वो यहीं तक रहता है, विषुवत रेखा के पास तक। तो इस सिचुएशन में जो भारतीय उपमहाद्वीप से चूँकि ये ITCZ हट जाता है, इस वजह से पुनः व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की तरफ चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है, यानी इस तरीके से होती है बाद में। तो उसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो वो भी तमिलनाडु वगैरह में वर्षा होती है उससे भी। तो ये है फ्लॉन का विचार। लेकिन फ्लॉन का विचार भी सर्वमान्य नहीं है। अब नवीन विचारधारा, जो नवीन सिद्धांत है, उसको हम आगे पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे जो है मानसून भारत में आता है। उसके पीछे एक फैक्टर नहीं है, उसके पीछे थर्मल फैक्टर भी है, उसके पीछे ITCZ भी है, उसके पीछे जेट स्ट्रीम भी है, तिब्बत का पठार भी है, पूर्वा जेट है और महासागर का भी प्रभाव है। ला नीनो, एल नीनो, दक्षिणी दोलन, सोमाली धाराएं, वाकर कोशिकाएं, बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं वो मिल करके भारतीय मानसून को तय करते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो हम जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, महासागरीय प्रभाव और ITCZ,
इन पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से नवीन अवधारणा जो है वो मानसून को डिफाइन करती है। तो इस चैप्टर में आपने ये जाना, नेक्स्ट चैप्टर में हम जो आधुनिक अवधारणा है उस पर बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्री मानसून रेन कैसे होती है, यानी मानसून के आगमन से पहले भारत में कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है, किस तरीके से होती है, क्यों होती है, जिसको हम काल बैसाखी, मैंगो सावर, चेरी ब्लाजम, काफ़ी सावर, बहुत से नामों से जानते हैं। तो वो वर्षाएं कैसे होती हैं, प्री मानसूनल रेन। और उसके बाद हम एक चैप्टर देखेंगे कि एग्जैक्टली भारत में मानसून के द्वारा वर्षा कैसे होती है, मानसून की कौन कौन सी शाखाएं हैं और वो किस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। तो आशा है फ्लॉन की थ्योरी, फ्लॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम जेट स्ट्रीम थ्योरी या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।